ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, है ना, और इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, प्रूफ में अगर हम देखें तो ये इसका प्रूफ है। ए जो हमारा सबसेट, ए जो है ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ई आई के सारे यूनियंस का। ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, राइट, कि जो इवेंट ए है वो सबसेट है ई आई, मतलब जितने भी इवेंट्स हैं उन सबके यूनियन का, ये इसकी डिनोशन है। तो जितने भी इवेंट्स हैं उनको जब हम यूनियन ले लेंगे, जो 1 से लेकर n तक जितने भी इवेंट्स हैं उसका एक सबसेट है ए। तो क्या मैं ए को ये लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन इसका यूनियन। तो मतलब ये जो पूरा यूनियन है, क्योंकि ए इसका सबसेट है, ए अगर इसका सबसेट है तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ए और इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो मुझे ए ही मिल जाएगा, क्योंकि ए खुद इसमें से निकल कर आया है। इसमें से निकल कर आया मतलब ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? ए ही रहेगा। तो यहाँ पे ए मैंने लिख सकता हूँ ना। इस चीज़ को फिर मैं आगे ये लिख सकता हूँ कि ये वाला जो ए है ये अंदर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन ई आईस। मतलब ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होगा? ए ही तो मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये समझो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ई आई से है सारे, मतलब ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ई थ्री। तो इन सब में से कॉमन क्या है? ए है, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ऑल ई आईस। तो यही बात तो हो गई, सेम बात है ना। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है, इसको आप समझना आपने अब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे बना। अब सिंस ए इंटरसेक्शन ई आई जो है वो ई आई का ही सबसेट है ना, ए इंटरसेक्शन ई आई का तो सबसेट होगा ना। ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो इसके इक्वल हो जाएगी, वही पीछे वाली चीज़ है, राइट। राइट, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये क्या है? ये समेशन है आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई आई। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कि पी ए जो हमारा हो जाएगा वो समेशन हो जाएगा पी ऑफ ई आई का। अब यहाँ पे क्या लगाया देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो भी पीछे हमने डिस्कस की थी, है ना, पी ऑफ ई आई साथ में पी ऑफ ए सच दैट ई आई हो चुका है, तो ये पी आ जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली यही जो चीज़ है इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं इसे हम? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। चलिए ये भी आपकी हो गई, ये भी आपके सिलेबस में था, मुझे लग रहा था अलग से करवाना पड़ेगा, पर वो इसी में हो गया। और ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ भी हो गया। हाँ, अगर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूफ करने के लिए आए तो हम यहीं पे करोगे, यहीं तक करोगे। बेस थ्योरम के लिए आगे 2 स्टेप्स और है। ये चीज़ समझ में आई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो पी ए आएगा वो होगा पी ऑफ ई वन पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ए ई थ्री पी ऑफ ए बाई ई थ्री। तो इन सब का बस हमने समेशन कर दिया और ई वन ई टू ई थ्री को ई आई लिख दिया और ये ए बाई ई आई लिख दिया। इन सब का समेशन यहाँ पे लगा दिया, तो इन सब का मतलब तो यही हो गया ना। तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिल रही है उस इवेंट ए की जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं उसे। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है। ठीक है, बेस थ्योरम के लिए 2 स्टेप्स आगे और हैं, बस छोटा सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन ई आई को मैं पी ऑफ ई आई बाई ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना। अब यहाँ से ई आई बाई ए क्या आ गया? इसके इक्वल आ गया। बस प्रूफ हो गया। क्या था इसमें और? हाँ जी, प्रूफ हो गया। ई आई बाई ए तो चाहिए था मुझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना ये, और यहाँ पे इस चीज़ को तो ये लिख ही सकता हूँ मैं, राइट। और पी ए मेरे यहाँ पे ये है पूरा। तो यहाँ से मेरी ये बेस थ्योरम प्रूव हो गई। यही तो था फार्मूला इसका, यही तो इसका फार्मूला था, बस हो गया, ये बेस थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, फाइन है, ठीक है ना। तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पे